हाँ तो भाई गुड इवनिंग सभी को। तो आज हम स्टार्ट करते हैं फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स का एसी सर्किट चैप्टर। इस चैप्टर के आने की संभावना लगभग 10 से 12 नंबर की होती है। यहाँ से 2 या 3 क्वेश्चन हर ईयर में आते हैं भाई आपके। पिछली बार भी आया था अभी 2022 में भी और 23 में। थोड़ा अच्छे से पढ़ेंगे इसको और इजी भी है, इतना टफ भी नहीं है। ठीक है, तो बात करते हैं भी एसी सर्किट। देखो एसी सर्किट को पढ़ने से पहले हमें थोड़ा ये पता होना चाहिए कि जो आपकी जो करंट होती है 2 प्रकार की होती है भी। एक तो एसी करंट होती है और एक होती है डीसी। डीसी तो कुछ ऐसी होती है भी, एसी आपकी कुछ ऐसी होती है। ठीक है, जिसमें ओनली एक ही दिशा हो उसे बोलते हैं डीसी। जिसमें 2 हो पॉजिटिव और नेगेटिव वो कौन सा होता है? एसी सर्किट, एसी सप्लाई। ठीक है, बस इतना याद रखना है बस आपको। बात करते हैं, पहला ही टॉपिक है टर्म्स यूज इन एसी सर्किट। तो क्या क्या टर्म्स यूज होंगी? तो पहले देखते हैं एसी साइकिल के बारे में। देखो एसी साइकिल क्या होता है थोड़ा सा वो पढ़ेंगे। तो देखो आपको ये वाली इक्वेशन याद रखनी है भी, I बराबर Im साइन ओमेगा टी। ठीक है, जब आप इसका ग्राफ बनाते हो तो साइनसोइडल कुछ ऐसे प्राप्त होता है। ठीक है, ऐसे बढ़ेगा, अधिकतम तक जाएगा, फिर धीरे 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 ऐसे नेगेटिव में आएगा, उसके बाद ऐसे पॉजिटिव बढ़ेगा। अभी बढ़ता कैसे है वो देखो। देखो साइन का मान आप 0 रखो तो साइन 0 का मान देखो ये रहा भाई, कितना होता है 0। मतलब साइन 0 का मान अगर आप 0 रखते हो तो कितना मिलेगा आपको? 0। 30 पे रखते हो तो लगभग कितना मिलेगा? 1/2 के समथिंग, Im/2 हो जाएगा। अगर मैं बात करूं 45 की तो 45 का मान रखो भी, साइन 45 का मान होता है A1/√2। तो इसमें अगर मान रखते हो तो ये मिलेगा आपको Im/√2। ऐसे आप जब मान रखते हो मैक्सिमम 90 डिग्री, तो 90 डिग्री जब मान रखते हो इसका वैल्यू मिलती है 1 रखोगे तो आपको मिलेगा I = Im। मतलब क्या है? अधिकतम मान। एक ऐसी राशि जिसकी 2 दिशा हो, पॉजिटिव भी हो और नेगेटिव भी हो, उसे बोलते हैं अल्टरनेटिंग क्वांटिटी या प्रत्यावर्ती राशि। अब प्रत्यावर्ती राशि आपकी 2 प्रकार की हो सकती है, वोल्टेज भी हो सकती है और करंट भी हो सकती है। तो मैं दोनों को एक ही ग्राफ से दर्शा रहा हूँ, करंट भी है और वोल्टेज भी। देखो आपने ओमेगा टी का मान रखा, पहले कितना रखा? 0 डिग्री, फिर रखा 30 डिग्री, फिर रखा आपने 45 डिग्री, फिर रखा आपने 60 डिग्री, फिर रखा 90 डिग्री। 90 तक बढ़ेगा, उसके बाद देखो भी ये धीरे 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 कम होगा। फिर क्या होगा? नेगेटिव में बढ़ेगा 2π तक। देखो 0 से बढ़ना स्टार्ट होगा, उसके बाद कहाँ तक जाएगा? पाई तक। पाई पे वापस 0 हो जाएगा, यहाँ पे आके क्या हो जाएगा? 0। फिर नेगेटिव बढ़ेगा, फिर 2π पर जाके कितना हो जाएगा? 0। तो देखो एसी साइकिल क्या होता है, एक कंप्लीट जो साइकिल होता है आपका 360 डिग्री का होता है अभी। ऐसे ये पूरा साइकिल कितने डिग्री का होता है? 360 डिग्री का। इसमें देखो 0 वैल्यू को 3 बार टच करता है। 0 वैल्यू एक बार यहाँ मिलेगी आपको, एक बार यहाँ मिलेगी, एक बार यहाँ मिलेगी। कितने साइकिल होते हैं? 2 साइकिल, एक ऊपर वाला पॉजिटिव, नीचे वाला नेगेटिव। बात करें अधिकतम मान को 2 बार टच करेगी। देखो अधिकतम मान ये रहा भाई और एक नीचे रहा, कितनी बार टच कर रही है? 2 बार। प्रत्येक आधे साइकिल के बाद आपकी पोलरिटी क्या हो जाएगी? चेंज। देखो पहले यहाँ पे प्लस था, आधा साइकिल हो गया, उसके बाद देखो ये वाला बन गया नेगेटिव। कैसा बन गया? नेगेटिव। किसी भी अल्टरनेटिंग क्वांटिटी, अब अल्टरनेटिंग क्वांटिटी कौन कौन सी हो सकती है? वोल्टेज और करंट। किसी भी अल्टरनेटिंग क्वांटिटी के द्वारा प्राप्त किया गया अधिकतम मान, अधिकतम मान कौन सा है? Im। इसे ही आप क्या बोलते हो? आयाम, एम्पलीट्यूड बोलते हो, मैक्सिमम वैल्यू बोलते हो। इसे आपको दर्शाया जाता है Im से दर्शाते हैं। वोल्टेज की बात है तो Vm से दर्शा देंगे, नहीं तो V0 से दर्शाते हैं, I0 से भी दर्शा देते हैं।
आपने समय का मान रखा 0 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, जो भी रखा, आपको अल्टरनेटिंग क्वांटिटी मतलब करंट या वोल्टेज का मान मिल जाए, उसे बोलते हैं इंस्टैन्टेनियस वैल्यू। क्या बोलते हैं भी? इंस्टैन्टेनियस वैल्यू। मान लेते हैं कोई व्यक्ति है, ये रहा आपका दोस्त भी, ठीक है, ये आपका दोस्त है, थोड़ा बड़ा बन गया दोस्त आपका, ठीक है, तो ये आपका दोस्त है, इसको जाना था अभी कॉलेज, अकेला जाएगा नहीं, इसके कुछ दोस्त मिल जाएंगे इसको, तो ये रहे इसके दोस्त, ये रहे इसके दोस्त, ठीक है, तो अकेला जाएगा नहीं, ठीक है, ये आपका कोई दोस्त है, ठीक है, इसको जाना है कॉलेज, तो क्या होगा, ये घर से निकलेगा, घर से निकलने के बाद यहाँ से चलना स्टार्ट होगा। देखो, इसकी कॉलेज यहाँ पे है, घर यहाँ पे है, यहाँ से जाएगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा, कहाँ पहुँच जाएगा? कॉलेज। कहाँ से स्टार्ट किया इसने? 0 से, फिर कहाँ पे आया? पाई पे, फिर कहाँ पे आ गया? 2 पाई पे। इस दूरी को तय करने में लिया गया समय ही क्या कहलाता है? आवर्तकाल, जिसे आप बोलते हो टाइम पीरियड। क्या बोलते हो? टाइम पीरियड। समझ में आ गया? मतलब 0 से 2 पाई तक पहुंचने के लिए लिया गया समय क्या कहलाता है? आवर्तकाल। आप इतना याद रखो भी, आवर्तकाल का मतलब क्या होता है, टाइम पीरियड का मतलब क्या होता है, एक चक्कर को पूरा करने में लिया गया समय क्या कहलाता है? आवर्तकाल। ये हो गया आवर्तकाल आपका। एक आता है आवृत्ति, जिसे आप बोलते हो फ्रीक्वेंसी। 1 सेकंड में, कि भाई ये व्यक्ति 1 सेकंड में कितने चक्कर काट रहा है, 1 सेकंड में कितने चक्कर काट रहा है, ऐसे भी 1 सेकंड में कितने चक्कर काट रहा है, उसे बोलते हैं आवृत्ति। जैसे आपने सुना होगा भी, कई बार घर वाले बोलते हैं कि आपकी आवृत्ति अच्छी है, फ्रीक्वेंसी अच्छी है। इसका मतलब क्या है? एक ही चीज़ को बार बार दोहराना, उसे बोलते हैं फ्रीक्वेंसी या आवृत्ति। आपके घर में जो सप्लाई आती है, उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो होती है 50 हर्ट्ज। इसका मतलब क्या है कि आपके घर में जो सप्लाई आती है वो 1 सेकंड में कितने चक्कर काटती है? 50 चक्कर काटती है। देखो यहाँ पे 2 साइकिल होते हैं, एक तो 0 से पाई, एक होता है पाई से 2 पाई, ठीक है। पहला वाला होता है पॉजिटिव, एक होता है नेगेटिव। ये सारी बातें इसमें लिखवा रखी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं साइकिल। तो साइकिल अपन ने देख ही लिया अभी। तो अल्टरनेटिव राशि में 2 चक्कर होते हैं, 0 से पाई होता है और पाई से 2 पाई होता है। अगर मैं बात करूँ भाई इंस्टैन्टेनियस वैल्यू, अभी मैंने बता दिया, किसी भी अल्टरनेटिव प्रत्यावर्ती राशि द्वारा निश्चित तब समय पर लिया गया मान। मतलब क्या है? देखो, I = Im sin ओमेगा टी। आप ओमेगा टी का मान रखो 30 डिग्री, तो I का मान कितना मिला? Im/2। इसे ही क्या बोलते हैं? इंस्टैन्टेनियस वैल्यू। किसी भी प्रत्यावर्ती राशि का निश्चित समय पर ओमेगा टी का मान आपने रखा है, उसे क्या बोलते हैं अपन? इंस्टैन्टेनियस वैल्यू। बात करते हैं आयाम। तो आयाम क्या होता है? अभी बताया था मैंने, किसी भी अल्टरनेटिव राशि के द्वारा प्राप्त किया गया अधिकतम मान क्या कहलाता है? आयाम। किससे लिखा जाता है? V0 Im, Vm Im, V0 और I0 से। जैसे इसमें देख लो भी, देखो अल्टरनेटिव राशि देखो कहाँ तक जा रही है? Vm तक। ये रहा आपका Vm, देखो ये रहा Vm, इसे क्या बोलते हैं? आयाम। नीचे से देखे तो ये रहा भी, ऊपर से देखे तो यहाँ से। देखो यहाँ से आपका ग्राफ कुछ ऐसा है, अधिकतम मान देख लो भी ये रहा, इसे बोलते हो आयाम, ठीक है। ये सारे पॉइंट याद करना भी, क्योंकि ये सीधे क्वेश्चन आपसे पूछता है भी पेपर में। क्या बोलेगा भी? आयाम क्या होता है, आवृत्ति क्या होती है, इंस्टैन्टेनियस वैल्यू क्या होती है, तात्क्षणिक मान क्या होता है। आपसे बोल देगा भी कि फ्रीक्वेंसी क्या होती है। तो फ्रीक्वेंसी के बारे में मैंने बता दिया आपको, क्या होता है? किसी भी प्रत्यावर्ती राशि के द्वारा, ये तो आयाम था भी, किसी भी प्रत्यावर्ती राशि के द्वारा 1 सेकंड में तय किए गए चक्रों की संख्या क्या कहलाती है? आवृत्ति। इसको ऐप से लिखा जाता है, इसका मात्रक हर्ट्ज होता है, भी याद रखना, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी = होता है
वन अपॉन टाइम पीरियड, मतलब क्या है, साइकिल पर सेकंड, एक सेकंड में तय किए गए चक्रों की संख्या, तो वन अपॉन टाइम पीरियड। ठीक है, फ्रीक्वेंसी इक्वल टू होता है वन अपॉन सेकंड, इसका मात्रक क्या होता है, हर्ट्ज। इंडिया में फ्रीक्वेंसी कितनी है, 50 हर्ट्ज। इसका मतलब क्या है कि इंडिया में जो सप्लाई आती है वो एक सेकंड में कितने चक्कर काट रही है, 50। अमेरिका में कितनी है, 60 हर्ट्ज। मतलब अमेरिका में जो सप्लाई है वो एक सेकंड में कितने चक्कर काट रही है, 60 हर्ट्ज। बात करते हैं टाइम पीरियड। अभी बताया था भाई मैंने, टाइम पीरियड क्या होता है कि एक चक्कर को यहाँ से यहाँ तक पूरा करने में लिया गया समय क्या कहलाता है, आवर्तकाल। क्या कहलाता है अभी, आवर्तकाल। चलो, तो जो अभी अपन ने पढ़ा है भाई उसको एक बार रिवीजन कर लेते हैं। तो देखो, सबसे पहले आपने पढ़ा एसी साइकिल। तो आप एसी साइकिल की बात करो तो देखो कितने, पूरा कंप्लीट साइकिल होता है 360 डिग्री का। जीरो वैल्यू को कितनी बार टच करता है, 3 बार। बात करते हैं अधिकतम मान को कितने बार टच करता है, 2 बार टच करता है। बहुत सारी क्या होती है इसमें, इंस्टेंटेनियस वैल्यू होती है। थर्ड पॉइंट अपन अगर इसी में देखें तो इसमें 2 साइकिल होते हैं, 0 से पाई, पाई से 2 पाई। उसके बाद देखा आयाम। तो आयाम क्या होता है, एम्पलीट्यूड क्या होता है, किसी भी अल्टरनेटिंग क्वांटिटी प्रत्यावर्ती राशि के द्वारा प्राप्त किया गया अधिकतम मान। बात करते हैं फ्रीक्वेंसी, एक सेकंड में तय किए गए चक्रों की संख्या किससे लिखा जाता है, एफ से। मात्रक क्या होता है, हर्ट्ज होता है। ठीक है, इसके बाद बात करें तो अपन टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या होता है, एक चक्कर को पूरा करने में लिया गया समय क्या कहलाता है, आवर्तकाल। आप 1-2 बार रिवीजन करना, याद हो जाएगा। सीधे क्वेश्चन आपसे पूछेगा वहाँ पे। देखो इसके बाद देखो न्यूमेरिकल आपको देख सकते हो, करना चाहो तो। देखो, इंडिया में एक चक्कर को पूरा करने में लिया गया समय क्या होता है। अब देखो, आवर्तकाल निकालना है आपको, टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड क्या होता है, टी इक्वल टू 1/f। अब अभी बताया था मैंने, इंडिया में फ्रीक्वेंसी कितनी है, 50। तो 1/50 करोगे तो क्या आएगा, 0.02 सेकेंड। याद रखना, ठीक है। देखो क्या पूछा है, इंडिया में एक चक्कर को पूरा करने में कितना लिया गया समय। देखो थोड़ा सा घुमा दिया भाई, आपको क्या इतना पता है इंडिया में फ्रीक्वेंसी कितनी, 50 हर्ट्ज। तो अपन क्या कर देंगे, 1/50 कर देंगे। जैसे आप 1/50 करो कितना आ जाएगा, 0.0। ठीक है, ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है भाई। चलो इसकी बात करते हैं, इस वाले क्वेश्चन की। देखो आपको ऐसे इक्वेशन दे देगा, आपसे सिंपल क्या पूछेगा, आयाम क्या होता है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, कोणीय आवृत्ति क्या होती है। तो देखो आयाम तो क्या हो गया अभी आपके पास, देखो आई इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी होती है। जो आई एम होता है, मैंने बताया था अभी, आयाम किससे लिखा जाता है, आई एम से, वी एम से, वी नोट से, आई नोट से। तो आई एम तो क्या हो जाएगा, आयाम। तो इस वाले इक्वेशन की इस वाली इक्वेशन की इस वाले से कंपैरिजन करो तो आप देखोगे कि आई एम की जगह तो क्या आ रहा है, 20। ओमेगा की जगह कितना आ रहा है आपके पास, 314। कितना आ रहा है, 314। तो देखो आयाम कितना हो गया, 20। बात करते हैं ओमेगा। तो देखो ओमेगा इक्वल टू होता है 2πf। कितना होता है, 2πf। आपको कितना दे रखा ओमेगा का मान, 314। ये याद ही रखना है अभी, ये वाला 2πf वाला। यदि मेरे को यहाँ से f निकालना है तो मैं क्या करूँगा, 2 में किसका भाग दे दूंगा, पाई का। तो देखो भाग अगर दोगे ना, इसको काटोगे, लगभग आएगा 50 हर्ट्ज। कितना आएगा, f का मान 50 हर्ट्ज। कैलकुलेशन करके देख लेना अभी, कितना आ जाएगा, 50 हर्ट्ज। तो आपके पास फ्रीक्वेंसी का मान कितना आ गया, 50 हर्ट्ज। कितना आ गया, 50 हर्ट्ज। ठीक है, कोणीय आवृत्ति कितनी है, 314 रेडियन पर सेकंड। ये मात्रक भी याद रखना आपको कि एंगुलर फ्रीक्वेंसी का मात्रक कितना होता है। ठीक है, ऐसा ही एक क्वेश्चन और दे रखा है अभी, आप इसको कर सकते हो। देखो इसमें अब बात करें, कंपैरिजन करो, वी एम आयाम हो जाएगा, ओमेगा का मान कितना हो जाएगा, 314। तो वी एम निकाल दिया। अब करोगे क्या, ओमेगा इक्वल टू 2πf करोगे। ओमेगा का मान कितना दिया है, 628 दे दिया। कितने का भाग दोगे, 2π का भाग दोगे, लगभग आएगा 100। जैसे मैंने ऊपर बताया है
सेम ऐसे ही करना है। Vm का मान तो कितना हो गया आपके पास, ये रहा। ओमेगा का मान कितना है 628, ठीक है। तो कोणीय एंगुलर जो फ्रीक्वेंसी होती है, एक कोणीय आवर्ती, इसका मात्रक होता है रेडियन पर सेकंड। टाइम पीरियड निकालना चाहो, फ्रीक्वेंसी आ गई आपके पास, कितनी हर्ट्ज आई 100 हर्ट्ज। टाइम पीरियड निकालने के लिए क्या कर दोगे, 1 फ्रीक्वेंसी, तो 1 में 100 कर दोगे तो ये आ जाएगा 0.01। बात करते हैं फेज डिफरेंस, कला अंतर। देखो मैं बात कर रहा हूँ तो भी सिंपल इतना याद रखना है, जब बहुत सारी अल्टरनेटिंग क्वांटिटी जैसे V हो गया, I हो गया, बहुत सारी अल्टरनेटिंग क्वांटिटी एक ही ग्राफ से दर्शाई जाए, जिनकी फ्रीक्वेंसी क्या हो समान, तो वे अधिकतम मान को, आपकी मैक्सिमम वैल्यू को अलग अलग समय पर प्राप्त करती हैं। इसे ही क्या बोलते हैं, कला अंतर। अब इसको ऐसे याद नहीं रखना, समझो कैसे होगा। आपका रेफरेंस कुछ ऐसे होता है, देखो ये वाला, समझते इसको। आपकी I = Im sin ओमेगा टी कुछ ऐसी होती है, होता है भाई, कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 से। मैं बात करूँ भाई, आपने एक और सप्लाई ली जो कहाँ से स्टार्ट हो गई, इसके आगे से, कहाँ से स्टार्ट हो गई, इसके आगे से। मैंने क्या बोला, आपने एक और सप्लाई ले ली भाई जो कहाँ से स्टार्ट हो गई, इसके पीछे से। आपने ये वाला मान रख रहा है रेफरेंस, एक सेकंड रुक जाओ भाई, देखो ये वाली, ठीक है। आपने क्या किया है, इस वाले को मान रखा है रेफरेंस, इस वाले को, तो इस वाले क्या मान लिया रेफरेंस। मैं अगर इस वाले की बारे में बात करूं, इस वाले के में ये इस रेफरेंस से आगे आ रहा है, नहीं आ रहा, इस एफ रेफरेंस से कहाँ पे आ रहा है, आगे। अगर ये आगे आ रहा है तो आप भी जानते हो आगे कौन होता है, लीडर। कौन होता है, लीडर। इस वाले की बात करो तो ये रेफरेंस से कहाँ आ रहा है, पीछे, तो इसे बोलते हैं इसे बोलते हैं लैग करना। पीछे आ रहा है तो लैग, आगे जाएगा तो कौन होएगा, लीडर। इस रेफरेंस से अगर आगे चला गया तो लीडिंग, अगर पीछे आ गया तो लैगिंग। बस इतना याद रखना है। रेफरेंस से आगे ऐसे याद रखो, आगे कौन होता है, लीडर होता है। पीछे अगर है तो लैग, पीछे है तो लैग। देखो क्वेश्चन समझते हैं भाई, ठीक है। ये लो भाई क्वेश्चन, आपके पास ऐसे कोई इक्वेशन आ जाएगी पेपर में, क्या क्या बोल देगा आपसे बोलेगा इसका आयाम बताओ भाई, फ्रीक्वेंसी बताओ, आवर्तकाल बताओ, कोणीय आवर्ती बताओ, फेज बताओ। तो देखो सबसे पहले मैंने बताया आयाम क्या होता है, तो इसकी कंपैरिजन करो इस वाले की तो है इक्वेशन की, I = Im sin ओमेगा टी। तो अधिकतम मान Im का मान कितना है 10, ओमेगा का मान कितना है 1256 टी, और जो ये फाई होता है भाई इसे बोलते हैं फेज। फाई को क्या बोलते हैं, फेज एंगल। क्या बोलते हैं, फेज एंगल। तो आयाम कितना हो गया 10। फ्रीक्वेंसी देखो भाई, पहले निकालो कोणीय आवर्ती, कितना दे रखा है 1256 रेडियन पर सेकंड। अब ओमेगा इक्वल टू रखोगे 2πf, 2π से डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा 200 हर्ट्ज। कितना आ गया 200 हर्ट्ज। अगर मैं निकालना चाहूँ टाइम पीरियड तो क्या कर दूंगा 1 फ्रीक्वेंसी, 1/200, तो कितना आ जाएगा 0.02। एक सेकंड रुक जाओ भाई, क्या तो हो गया ये, एक सेकंड, ठीक है। तो 1/200 तो कितना आ जाएगा 0.03, 0.02। बात करते हैं भाई फेज। फेज मैंने बता दिया ये होता है, ये फाई, इसे ही क्या बोलते हैं फेज। दोबारा देखो भी, ये होता आयाम, ये होता ओमेगा कोणीय आवर्ती। कोणीय आवर्ती से आप आवर्ती निकाल लोगे, ये निकाल लिया, यहाँ से उसका उल्टा कर दो आवर्तकाल हो जाएगा। ये जो फाई आता है, ये जो 30 डिग्री है, ये फेज।
चलो फेज डिफरेंस के क्वेश्चन करते हैं। देखो I इक्वल टू है साइन ओमेगा टी प्लस 30। I2 का मान कितना है 20 साइन ओमेगा टी प्लस 20। ऊपर है 30, नीचे है 20। जब भी आपसे बोल दे फेज डिफरेंस ज्ञात करो तो करना क्या है, ओमेगा टी को मानना है रेफरेंस। मान लिया भाई, ओमेगा टी को क्या मान लो, रेफरेंस मान लो। ठीक है, चलो बात करते हैं पहली वाली इक्वेशन की बात करते हैं। देखो इनको भूल जाया करो, जब भी फेज डिफरेंस निकालोगे आपको पीछे वाले को याद रखना है, ओनली इन वाले को याद रखना है। देखो ओमेगा टी ये रहा आपका, ठीक है, इससे इसमें कितना ऐड हो रहा है प्लस, और हम जानते हैं देखो ये रहा, प्लस आएगा तो ऊपर करना है, माइनस आएगा तो नीचे करना, इतना याद रखो। तो देखो ओमेगा टी है, इससे कितने डिग्री ऊपर है I1, आप बोलो सर 30 डिग्री ऊपर है, तो एंगल कितना बन गया 30 डिग्री। कितने डिग्री बन गया 30 डिग्री। तो देखो ये रहा आपका ओमेगा टी, ऊपर गया कितने डिग्री एंगल बन गया 30 डिग्री। ठीक है, सेकंड वाले की बात करते हैं I2 की। तो देखो I2 की अगर बात करें, I2 ओमेगा टी से कितना डिग्री ऊपर है 20 डिग्री। कितने डिग्री ऊपर है, आप बोलो सर कितने डिग्री है 20 डिग्री। देखो ये वाला है था अपने पास 30 डिग्री, ये वाला कितना है 20 डिग्री। देखो ये वाला कितना है 30 डिग्री, ये वाला कितना है 20 डिग्री। I1 व I2 के मध्य एंगल की बात करूँ तो ये वाले एंगल की, ये वाला एंगल भाई, ओनली ये वाला एंगल, तो ये ज़्यादा हो गया, ओनली ये वाला एंगल। तो ये वाला एंगल कितना आ जाएगा, देखो I1 तो ये रहा, ठीक है, कितने डिग्री है 30 डिग्री, I2 कितना है 20 डिग्री, दोनों के मध्य का एंगल कितना हो गया 10 डिग्री। इसे बोलते हैं फेज डिफरेंस। चलो कोई नहीं, दूसरा समझते हैं। ठीक है, ये रहा क्वेश्चन, ओमेगा टी आपने रेफरेंस मान लिया, इनको भूल जाओ, पीछे वाले को देखो, ओमेगा टी प्लस 90, तो I1 ओमेगा टी ये रहा, इससे 90 डिग्री कहाँ चला गया ऊपर। ठीक है, I2 की बात करते हैं, ओमेगा टी ये रहा, इससे क्या है भाई नेगेटिव में कहाँ आएगा नीचे वाला एंगल कितना है 30, ऊपर वाला कितना है 90। I1 व I2 के मध्य का एंगल कितना है, तो आप बोलोगे सर 120 डिग्री। कितना डिग्री है 120। ये और क्वेश्चन करवा रखे हैं, इनको देख लेना, करना है इनको। बात करते हैं एवरेज वैल्यू। किसकी बात कर रहे हैं, एवरेज वैल्यू। तो एवरेज वैल्यू इंपॉर्टेंट है भाई, आने वाले क्वेश्चनों में से है। किसी भी वेव फॉर्म में डीसी का मान ही क्या कहलाती है, एवरेज वैल्यू। किसी भी वेव फॉर्म में डीसी का मान ही क्या कहलाती है, एवरेज वैल्यू। तो थोड़ी देर पहले बताया भी, आपकी जो वेव फॉर्म होती है कैसी होती है, साइनोसोडियल। मैं डीसी की बात करूं तो ओनली क्या होता है आपके पास प्लस, ओनली क्या होता है प्लस। तो देखो आपको एवरेज वैल्यू निकालनी है, तो देखो ओनली आपको कौन सा भाग लेना पड़ेगा, प्लस, क्योंकि मैंने आपको ऊपर बताया है किसी वेव फॉर्म में डीसी का मान, इस पूरी वेव फॉर्म में डीसी का मान यही है, पॉजिटिव भाग। तो पॉजिटिव भाग का ही क्या निकालेंगे हम, एवरेज वैल्यू। ये जो आया है इसका क्या निकालेंगे हम, एवरेज वैल्यू। नेगेटिव भाग की एवरेज वैल्यू नहीं निकालेंगे, क्यों भी, कि मैंने आपको ऊपर बताया है किसी भी वेव फॉर्म में डीसी का मान, और डीसी मतलब कौन सा, पॉजिटिव मान, उसे ही क्या बोलते हैं, एवरेज वैल्यू। तो आपने पढ़ा होगा भी, एवरेज वैल्यू क्या होती है, राशियों का योग अपॉन राशियों की संख्या, सम ऑफ ऑल क्वांटिटी और नंबर ऑफ क्वांटिटी। ठीक है, बात करते हैं एवरेज वैल्यू की। तो देखो जब भी किसी चीज़ का एवरेज या योग निकाला जाता है तो किया जाता है अवकलन ही डिफ्रेंशिएशन भी, एक होता है अवकलन, एक होता है समाकलन। ठीक है, तो हम यहाँ पे निकालेंगे, आपको ऐड करना है यहाँ से यहाँ तक का, तो क्या निकालेंगे हम, समाकलन। क्या निकालेंगे, तो इसलिए आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए समाकलन का भी सभी को। तो देखो
इसको थोड़ा सा ऐसे कर देते हैं। हाँ ठीक है, तो देखो आपको कहाँ से कहाँ तक का निकालना है भाई, 0 से पाई, 0 ये रहा, पाई ये रहा, कहाँ से कहाँ तक निकालना है, 0 से पाई, ठीक है ये रहा। तो आप समाकलन का साइन लगाओगे, 0 से पाई, तो इंटीग्रेशन का साइन लगाओगे 0 से पाई। आपकी इक्वेशन क्या होती है, आई, अब आई दे रखा है आपको, उसको किसके सापेक्ष डिफ्रेंशिएशन करना है, ओमेगा टी के सापेक्ष। किसके सापेक्ष भाई, ओमेगा टी के सापेक्ष क्या करना है आपको, समाकलन करना है, ठीक है। बात करें कहा, देखो ये तो हो गया आपके पास राशियों का योग ऊपर वाला, नीचे हो गई राशियों की संख्या, मतलब 0 से पाई, तो पाई से 0, ठीक है। तो देखो पाई कहाँ आ गया आपके पास, बाहर आ गया, पाई कहाँ आ गया, बाहर आ गया, 0 से पाई साइन ओमेगा टी। देखो आई एम कॉन्स्टेंट वैल्यू थी, इसलिए कहाँ निकाल लिया हमने, बाहर निकाल लिया। अंदर क्या बचा, 0 से पाई साइन डी ओमेगा टी। अब साइन का क्या करना आपको, समाकलन। तो देखो मैंने लिख रखा है अभी, साइन का समाकलन क्या होता है। तो देखो साइन ये रहा, क्या निकालना आपको, समाकलन। तो कितना रहता है अभी, माइनस का कोस थीटा। तो यहाँ पे ओमेगा टी के सापेक्ष कर रहे हो, तो क्या आ जाएगा, ओमेगा टी। अब मान रखो भी, देखो माइनस को आप ले लो बाहर, ले लिया आपने, माइनस जो आ रहा था बाहर ले लिया आपने, ठीक है। इसके बाद देखो आपने अलग अलग वैल्यू पुट ऑन की इनकी, पहले कर दिया भाई कोस ओमेगा टी की जगह क्या आ गया, कोस पाई। कोस ओमेगा टी की जगह क्या रख दिया, अब 0। कोस पाई का मान कितना होता है, माइनस का 1। कोस 0 का मान कितना होता है, 1 होता है। दोनों को अगर ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा भाई, माइनस का 2। देखो अंदर भी माइनस और बाहर भी माइनस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो आई एवरेज जो मिलेगा वो मिलेगा आपको 2im अपॉन में पाई। कितना मिलेगा, 2im अपॉन पाई। या फिर इनको सोल्व करके भाई 2im अपॉन पाई को लिख सकते हो 0.637 im। ये वाली बातें आपको याद रखनी है कि साइनोसोडियल के लिए कितना होता है, 0.637। फुल वेव रेक्टिफायर के लिए भी कितना होता है, 0.36। पूरे चक्कर की बात कर ले, कंप्लीट साइकिल की, देखो आपने एवरेज वैल्यू किसके लिए निकाली है, आधे चक्कर के लिए, हाफ साइकिल के लिए। अगर पूरे का बोलेगा तो आप खुद सोच के देखो, राशियों का योग मतलब प्लस में भी आएगा और कितना आएगा, माइनस में भी आएगा। जैसे मैं मान लेता हूँ ऊपर वाला 5 है और नीचे वाला कितना हो जाएगा, -5। टोटल कितना हो जाएगा, 0। 0 अगर हो जाएगा तो कंप्लीट साइकिल के लिए एवरेज वैल्यू का मान कितना आ जाएगा, 0। ये याद रखना, भी आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है। फुल वेव रेक्टिफायर के लिए कितना होता है, इतना होता है भी। हाफ वेव के लिए 0.318। बात करते हैं RMS वैल्यू, भाई इम्पोर्टेंट है, हो सकता है अभी अब की बार आपको देखने को मिल जाए, ठीक है। तो RMS वैल्यू क्या होती है, रूट मीन्स स्क्वायर ऑफ AC। तो देखो रूट मीन्स स्क्वायर ऑफ AC, हिंदी में बोलते हैं वर्ग माध्य मूल मान, प्रभावी मान, इसे बोलते हैं इफेक्टिव वैल्यू। ये नाम याद रखना। आप इसको उल्टा पढ़ना है आपको, रूट मीन्स ऑफ स्क्वायर ऑफ AC। तो क्या पढ़ोगे, रूट मीन्स स्क्वायर ऑफ AC। तो पहले लिखो AC। AC की वेव फॉर्म क्या होती है, IM साइन ओमेगा टी। उसके बाद क्या करना है, उसका स्क्वायर। तो मैंने क्या कर दिया, अभी S लिखा यहाँ पे, स्क्वायर कर दिया, IM स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। अब क्या करना है, उसका एवरेज वैल्यू लेनी है। मीन का मतलब क्या होता है, एवरेज वैल्यू। तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, IMS। देखो पहले आपने AC लिखी, फिर क्या कर दिया, उसका स्क्वायर S लिख दिया, फिर उसकी ले ली मीन वैल्यू मतलब एवरेज वैल्यू। और एवरेज वैल्यू निकालना मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया है कि क्या किया जाता है, समाकलन करते हैं। इस वाली क्वांटिटी का क्या करेंगे, समाकलन। तो देखो 0 से कहाँ तक होगा, पाई तक, IM स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी ओमेगा टी। ये भाई देखो प्लस नहीं है, ये ब्रैकेट में है, ठीक है, पूरा किस में है, ब्रैकेट में,
ठीक है, डी ओमेगा टी। डी ओमेगा टी के सापेक्ष क्या करना है हमें, इसका समाकलन करना है। देखो आई एम स्क्वायर कॉन्स्टेंट वैल्यू है, कहाँ आ गई, बाहर। पाई भी कहाँ पे आ गया, बाहर आ गया। ठीक है, अब क्या करना हमें, जीरो अंदर के बचा, जीरो से पाई साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी ओमेगा टी। तो ये प्लस वगैरह नहीं है ऐसा, ठीक है, ये ओनली क्या है, डी ओमेगा टी, कुछ भी नहीं है माइनस वगैरह ऐसा। ये ओनली क्या दे रखा है यहाँ पे, डी ओमेगा टी। क्या दे रखा है, डी ओमेगा टी। ठीक है, तो ऐसे करना भी, ये ऐसे ब्रैकेट है इन दोनों के मध्य, तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी ओमेगा टी। अब देखो साइन स्क्वायर ओमेगा टी का फॉर्मूला होता है 1 माइनस कोस टू ओमेगा टी अपॉन में 2। तो देखो आपकी 2 भी कैसी वैल्यू है, कांस्टेंट वैल्यू, तो कहाँ पे आ जाएगी, बाहर। तो बाहर क्या आ गया, आई एम का स्क्वायर अपॉन में 2 पाई। जीरो से क्या किया आपने, पाई किया, 1 माइनस कोस टू ओमेगा डी ओमेगा टी। तो आपने डी ओमेगा टी को देखो अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, अंदर मल्टीप्लाई करो, अलग अलग क्या कर दो, उसका डिफरेंस अवकलन समाकलन कर दो। तो पहले वाले का क्या हो जाएगा, 1 डी ओमेगा टी, जीरो से पाई, माइनस जीरो से पाई कोस 2 ओमेगा टी डी ओमेगा टी। देखो 1 का जो होता है, जैसे आपने किया होगा, x का क्या होता है फिर, एक्स स्क्वायर अपॉन में, एक सेकेंड पे क्या हो गया ये, हाँ, जैसे मैं बोलूँ भी, आपको अगर 1 का अवकलन करना है और 1 का समाकलन करना है, तो अवकलन तो होता है 0, लेकिन समाकलन क्या होता है, जिसके सापेक्ष आप करते हो। जैसे आप dx लिखा करते थे तो उसका आया करता था x, ठीक है, जिसके सापेक्ष कर रहे हो। तो यहाँ पे किसके सापेक्ष कर रहे हो, ओमेगा टी के सापेक्ष। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ओमेगा टी, जीरो से पाई, माइनस किया साइन 2 ओमेगा टी, साइन 2 ओमेगा टी अपॉन में 2। तो देखो कोस का क्या हो जाता है, समाकलन साइन हो जाता है, लेकिन भाई 2 ओमेगा टी था तो 2 कहाँ पे आ गया, नीचे आ गया, जीरो से पाई। अब वैल्यू पुट ऑन करनी है आपको, पहले वाले में रखोगे, पहले क्या आएगा, पाई, फिर आएगा माइनस, फिर क्या रखोगे, 0। तो इस वाले में सेम ऐसा ही करोगे, पहले रखोगे पाई, ओमेगा टी के स्थान पर क्या रखना है, पाई रख दिया, साइन किसका लगाओगे, माइनस का, साइन 2 ओमेगा टी की जगह फिर क्या रखोगे, 0। अब देखो भी साइन 2 पाई का मान कितना होता है, 0 होता है, और ये पूरा देखो 0 से मल्टीप्लाई करो क्या हो जाएगा, 0। तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, 0, पूरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। करके देखना, साइन 2 पाई 360 को मल्टीप्लाई करो 2 से, देखो 300 0 हो गया, 360 हो गया, फिर उसके मल्टीप्लाई करते रहो, जैसे 720 हो गया, तो उन सब पर उनका मान आता है 0। जैसे आपने ये वाला ग्राफ देखा होगा, तो 0 पे हो या 360 पे हो या फिर 720 पे हो, इन पर साइन की वैल्यू क्या रहती है, 0 रहती है। तो देखो आपके पास ओनली क्या बचा, पाई में से 0 जाएगा, पाई बचेगा, ये ओवरऑल 0 हो ही गया, ठीक है। तो आई एम स्क्वायर अपन पाई बचा आपके पास, ठीक है। तो देखो पाई से पाई कट गया, क्या बचा आपके पास, आई एम स्क्वायर बाई 2। देखो अभी तक आपने इतना किया था, आपने क्या किया था, देखो अभी आपने क्या किया था, AC वैल्यू लिखी, स्क्वायर कर दिया, उसका एवरेज वैल्यू निकाल ली, लेकिन रूट नहीं किया, तभी तो बनेगा RMS। आपने स्क्वायर कर दिया, मीन्स एवरेज वैल्यू निकाल दी। अब क्या करना है, उसका रूट करना है, क्या करना है, उसका अंडर रूट करना है। तो आपने क्या कर दिया, अंडर रूट। अब जाके क्या बन गया, IRMS, क्या बन गया, IRMS। तो इसका मान कितना आ जाएगा, अभी देखो IM स्क्वायर था, स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, देखो स्क्वायर से क्या कैंसिल आउट हो जाएगा, रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा, IM बाई रूट 2। इसका मान कितना आएगा, सोल्व करोगे तो 0.707। ये याद रखना है, अभी फुल वेव रेक्टिफायर के लिए भी उतना ही होता है, हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए होता है IM बाई 2। ये वैल्यू आपको फिक्स से याद रखनी पड़ेगी, ठीक है।
एक दो बार इसको देखना, करके ट्राई करना भी हो जाएगा, इतना टफ नहीं है। इसके लिए थोड़ा सा आपको अवकलन और समाकलन का थोड़ा सा पता होना चाहिए, ठीक है। जैसे ये वाली एवरेज वैल्यू थी, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये वाला भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। बात करें आरएमएस वैल्यू भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। बात करते हैं फॉर्म फैक्टर। तो फॉर्म फैक्टर क्या होता है? आरएमएस वैल्यू व एवरेज वैल्यू का अनुपात ही क्या कहलाती है? आरएमएस वैल्यू व एवरेज वैल्यू का अनुपात ही क्या कहलाता है? फॉर्म फैक्टर। अब फॉर्म फैक्टर को देखो, जब भी आएगा पेपर में तो आपको लाइन भर के लिख के आनी है कि फॉर्म फैक्टर क्या होता है, आरएमएस वैल्यू व एवरेज वैल्यू का अनुपात क्या कहलाती है? फॉर्म फैक्टर कहलाता है। साइनोसोडियल के लिए कितना होता है? 1.11। हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए कितना होता है? 1.57। ये जो भाई मैं आपको लिखवा रहा हूँ ना, ये वाली बातें, ये इनसे आपको ऑब्जेक्टिव बनेंगे 1 या 2 नंबर के, ठीक है, तो इनको याद रखना। अब एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं भी, अगर आएगा तो इस न्यूमेरिकल से बाहर नहीं जाने वाला, इससे टफ न्यूमेरिकल बिल्कुल भी नहीं आएगा भी आपके में, ठीक है। एक न्यूमेरिकल मैं आपको करवा रहा हूँ और सारे न्यूमेरिकल आपको खुद करने हैं, ये नीचे वाले ट्राई करना, अगर ना हो तो फिर मेरे को बता देना भाई, मैं करवा दूंगा इनको, ठीक है। एक न्यूमेरिकल मैं करवा रहा हूँ आपको, ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन, ठीक है। तो देखो भी, आपको ऐसी इक्वेशन दे देगा और आपसे बोलेगा भी इसमें निम्न को बताइए, क्या क्या बताना है आपको। आपसे बोल देगा आयाम बताइए, आवृत्ति बताइए, ओमेगा का मान बताइए, टाइम पीरियड बताइए, एवरेज वैल्यू बताइए, आरएमएस वैल्यू बताइए, फेज बताइए। तो सिंपल समझते हैं। अभी पहले मैंने एक न्यूमेरिकल करवाया था, अभी इसका कंपैरिजन करो, I इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी। आई एम का मान कितना दे रखा है? 30 डिग्री। कितना दे रखा है? 30 डिग्री, नहीं भी 30 ओनली, कितना दे रखा है? 30। अधिकतम मान ही क्या कहलाता है? आयाम। बात करते हैं फ्रीक्वेंसी। देखो फ्रीक्वेंसी जो एफ होती है, यहाँ पे सीधा नहीं निकाल सकते आप, पहले क्या निकालोगे? ओमेगा। क्या निकालोगे? ओमेगा। तो देखो ओमेगा इक्वल टू होती है 2πf, ओमेगा इक्वल टू होता है 2πf। देखो 2 से काटोगे 314 आएगा। एफ का मान निकालना है, कितने का डिवाइड कर दो आप? 3.14 का, तब इनसे करोगे तो कितना आएगा? 100 हर्ट्ज। अब आपको निकालना है टाइम पीरियड, तो क्या करोगे? 1 फ्रीक्वेंसी, वही आ जाएगा। बात करते हैं फेज। तो देखो जो प्लस, देखो ओमेगा टी के बाद जो दे रखा है प्लस में, ये 40 डिग्री, यही क्या आ जाएगा आपके पास? फेज। ये जो दे रखा है ये वाला, ये क्या आ जाएगा आपके पास? फेज। 40 क्या आ जाएगा? फेज आ जाएगा, ठीक है। आप इतना याद रखो, इस वाली इक्वेशन का कंपैरिजन करना है आपको, I इक्वल टू आई एम, छोटा छोटा करते हैं इसे, ठीक है। इसको, इस वाली का कंपैरिजन करना आपको, I इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी प्लस 5, ओमेगा टी प्लस में 5। तो देखो जो 5 का कंपैरिजन करो, कितना आ रहा है? 40। ओमेगा का मान कितना आ रहा है? 228 और 628। आई एम का मान कितना आ रहा है? 30। तो आई एम होता है अधिकतम मान, ओमेगा होता है कोणीय आवृत्ति। कोणीय आवृत्ति से आपको निकालना, ये आ ही गया, इसके नीचे क्वेश्चन दे रखे और ट्राई करना, आ जाएगा अच्छे से। ये होता है 5। एवरेज वैल्यू निकालते हैं अभी। तो एवरेज वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है? 2IM अपॉन पाई। आई एम आपने निकाल ही लिया अभी, कितना आया था? देखो आई एम का मान कितना आया था? 20। तो आपको करना क्या है? 20 नहीं, 30 शायद अभी। तो आई एम का मान कितना है? 30। आप यहाँ पे मान रखो 30 और वैल्यू निकाल लो। आपको निकालनी है RMS वैल्यू, तो क्या करोगे? IM/√2। आई एम का मान आपने निकाल ही लिया, कितना आया था? 30/√2, ये निकाल दिया। बात करते हैं फॉर्म फैक्टर की। तो क्या होता है? RMS वैल्यू अपॉन में एवरेज वैल्यू। देखो RMS वैल्यू कितनी है आपके पास? 21.21 इक्वल टू एवरेज वैल्यू कितनी है? 90.10। दोनों को डिवाइड करोगे समथिंग 1 पॉइंट समथिंग आएगा। तो देखो ये दे रखा भाई, कितना आएगा? 1.1। कितना आएगा? 1.1। जैसे सेकंड क्वेश्चन करते हैं।
तो देखो अब खुद बताओ, सोचना, आई इक्वल टू आई, ये तो वही क्वेश्चन है शायद, ठीक है? ये वाला क्वेश्चन करते हैं, ये भी वही है साफ। ये वही है, ठीक है? तभी इसमें से क्वेश्चन आप देखना भी, आपसे सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। जैसे इस वाले क्वेश्चन की बात करूँ, सेकंड वाले को देखो, अगर मैं बात करूँ आई एम का मान कितना हो जाएगा 30, ओमेगा का मान कितना हो जाएगा 40, फाई का मान कितना हो जाएगा 30। अब आपसे कुछ भी पूछ ले भाई, जैसे आर एम एस वैल्यू पूछे तो आर एम एस वैल्यू का फॉर्मूला क्या बनता है, आई एम बाई 2। तो आई एम का मान है आपके पास, √2 से डिवाइड कर देना। बात करें एवरेज वैल्यू पूछ ले आपसे, तो एवरेज वैल्यू में क्या करोगे आप, 2 आई एम अपन पाई कर दोगे, आई एम का मान दे रखा आपको, ठीक है? इसके बाद देखें तो बात करें तो आपसे फ्रीक्वेंसी पूछ ले, आपको ओमेगा का मान दे रखा है, आपको ओमेगा का मान क्या कर रखा है, दे रखा है, ओमेगा इक्वल टू होता है 2πf, ओमेगा का मान कितना है 40, कितने का डिवाइड कर दोगे 2π का, फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। आपसे बोल दे टाइम पीरियड बताओ भी, तो क्या हो जाएगा 1/में फ्रीक्वेंसी, क्या हो जाएगा 1/फ्रीक्वेंसी। देखो बिल्कुल ईजी चैप्टर है, आप 1 से 2 बार इसको ट्राई करना भी, लिख लिख के पढ़ना, 1 से 2 बार वीडियो को देखना, आपको आसानी से क्लियर हो जाएगा। एक बार मैं रिवीजन करवा देता हूँ भी जो अपन ने पढ़ा है। तो देखो क्या क्या पढ़ा है, सारी बातें देख लेते हैं। तो देखो सबसे पहले हमने पढ़ा एसी साइकिल। तो एसी साइकिल कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री का होता है। जीरो वैल्यू को 3 बार टच करता है, अधिकतम वैल्यू को 2 बार। 2 साइकिल होते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव, 0 से पाई और पाई से 2π। आधे चक्र के बाद वैल्यू क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है, पहले पॉजिटिव था फिर क्या हो जाएगा नेगेटिव। बात करते हैं फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, 1 सेकंड में तय किए गए चक्रों की संख्या। किससे लिखा जाता है, एफ से। मात्रक क्या होता है, हर्ट्ज। इंडिया में कितनी फ्रीक्वेंसी, 50 हर्ट्ज, ठीक है? इसके बाद बात करते हैं आवर्तकाल। एक चक्कर को पूरा करने में लिया गया समय क्या कहलाता है, आवर्तकाल। ये डेफिनेशन आपको याद होनी चाहिए, भी सीधा आपको पेपर में मिलेगा, ठीक है? इसके बाद आपने बात की आयाम। आयाम क्या होता है, किसी भी प्रत्यावर्ती राशि के द्वारा प्राप्त किया गया अधिकतम मान। बात करते हैं एवरेज वैल्यू। और फेज डिफरेंस क्या होता है, अभी रेफरेंस से अगर आगे चला गया तो उसे बोलेंगे लीडिंग, पीछे है तो लैगिंग। रेफरेंस मानो, अगर प्लस आ रहा है तो ऊपर कर दो, माइनस आ रहा है तो नीचे कर दो, दोनों के मध्य का एंगल आपको नोट करना है। इसके बाद देखा एवरेज वैल्यू। तो एवरेज वैल्यू में क्या था, किसी भी वेवफॉर्म में डीसी का मान ही क्या कहलाता है, एवरेज वैल्यू। बात करते हैं डीसी का मान ही क्या कहलाता है, एवरेज वैल्यू। एवरेज वैल्यू का मान कितना आया था, 2Im/π। ये भाई डेरिवेशन आपको करनी ही, देखना भी हो जाएगा, सिंपल समाकलन करना है, वहाँ पे इंटीग्रेशन करना आपको हो जाएगा। बात करते हैं फॉर्म फैक्टर हो गया। बात करते हैं वो भी आरएमएस वैल्यू। आरएमएस वैल्यू में क्या होता है अभी आपके पास, पहले क्या लिखोगे, आरएमएस, एसी लिखा, एस मतलब स्क्वायर करोगे, फिर क्या कर दोगे एवरेज वैल्यू, लास्ट में जाके क्या ले लोगे, अंडर रूट। तो आरएमएस, आर का मतलब होता है रूट्स, एम का मतलब होता है मीन्स, और एस का मतलब स्क्वायर। इसी को बोलते हैं प्रभावी मान, इफेक्टिव वैल्यू। इसका मान आता है Im/√2। इसके बाद बात करें तो भी अपन फॉर्म फैक्टर क्या होता है, आरएमएस वैल्यू अपन में एवरेज वैल्यू, आरएमएस वैल्यू अपन में एवरेज वैल्यू। भाई न्यूमेरिकल की आने की संभावना बहुत ही कम है, 99% आपको थ्योरी मिलेगी, भाई 1% है न्यूमेरिकल बन जाए। अभी तक तो बनानी है, लेकिन भाई अपन थोड़ा लेके चलेंगे, अगर आ गया तो आपको बस डेफिनेशन याद रखनी है कि भाई फॉर्म फैक्टर क्या होता है, आरएमएस वैल्यू क्या होती है, एवरेज वैल्यू क्या होती है, आवर्तकाल क्या होता है, टाइम पीरियड क्या होता है। एक बार जरूर क्वेश्चन आया था न्यूमेरिकल में, 2021-22 में आया था शायद, हाँ 22 में आया था, बस छोटा सा क्वेश्चन था, बस इस आपको सारी चीज़ दे रखी थी, आपको वैल्यू पुट ऑन करनी थी। IM पूछा था, फाई आपसे पूछ लिया था, ओमेगा का मान पूछा था, ये बस इतना छोटा सा क्वेश्चन था, 4 या 5 नंबर में था। 8 नंबर में क्वेश्चन आया हुआ है भी, क्या क्या क्वेश्चन आया था उसमें, बोला सिंपल सा, निम्न को समझाइए। जैसे कि निम्न को समझाइए, तो उसमें क्या बातें पूछी थी, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, आवर्तकाल क्या होता है, टाइम पीरियड क्या होता है, आरएमएस वैल्यू क्या होती है, एवरेज वैल्यू क्या होती है। इसके अलावा इस चैप्टर से क्वेश्चन नहीं आया, 1 से 2 बार पढ़ना। जहाँ दिक्कत आए भाई मेरे को या तो नीचे कमेंट कर देना, मैं
बता दूंगा भाई आपको। और आपको अगर इसके नोट्स चाहिए तो आप भाई इस नंबर पे मेरे पास मैसेज कर देना 78913759 और 62। आपको इस पूरे कंप्लीट चैप्टर के नोट्स मिल जाएंगे। 1 से 2 बार पढ़ना इसको। जहाँ आपको लगे कि सर दिक्कत आ रही है, ये नंबर है भाई मेरे, इस पर आप मैसेज कर सकते हो। मैं कोशिश करूँगा भी आपके डाउट क्लियर करने की। तो इस वीडियो में इतना ही करते हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो अपन ट्राई करेंगे भी, जैसे ट्रांसफार्मर हो गया और गेट वगैरह हो गई, वो आने की संभावना होती है। गेट लगभग आता है आपके 12 नंबर का आता है, समथिंग 10 या 12 नंबर का। ट्रांसफार्मर आता है 15 से 20 नंबर का। तो आपने अगर कहा तो भी उसको भी मैं करवाने की कोशिश करूँगा। ठीक है भाई, आज के लिए इतना ही करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी को थैंक यू।